नमस्कार दोस्तों। क्या भारत के लोगों को लोकतंत्र का मूल्य पता है? क्या भारत के लोग डेमोक्रेसी की वैल्यू को समझते हैं? क्या भारत के लोग अपने संविधान की महत्व को समझते हैं? क्या भारत के लोग उस अहमियत को समझते हैं कि जिससे उन्हें सारी ताकत मिलती है, सारे काम धंधे और जो भी कुछ है उनके पास, वो सब का अधिकार कहां से मिलता है? और ये नहीं समझते हैं तो इतनी बदतर स्थिति क्यों है? क्या यहां के लोग सिर्फ गुलाम रहने के लिए हैं? और शायद यही वजह थी कि भारत हजारों साल गुलाम रहा। 1000 साल के करीब गुलाम रहा वो मुस्लिम आक्रांताओं का, और उसके अलावा उसके पहले गुलाम रहा कभी शक का, कभी हूण का, कभी आर्यों का, कभी किसी का। तो यह अपने आप में सवाल पैदा करता है। जब यह सवाल पैदा करता है तो हमें जानना चाहिए कि कैसे लोग लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। सीरिया में वहां की सरकार से खफा लोगों ने सशस्त्र आंदोलन कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को भागने के लिए मजबूर कर दिया, और वो भागकर आज कहीं गायब है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के लोगों ने 1.5 लाख लोग सड़कों पर बैठ गए। महाभियोग प्रस्ताव लाया गया राष्ट्रपति के खिलाफ, लेकिन पूरे नंबर न होने के कारण महाभियोग प्रस्ताव तो गिर गया, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। जनता सड़कों पर है और 1.5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत का 1/4 देश भी नहीं है दक्षिण कोरिया, और जो 1/4 भी ना हो तो आप सोचिए उस देश में यह हो रहा है तो भारत क्या कर रहा है। फिर आप देखिए बांग्लादेश में वहां के लोगों ने अपनी प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, और जाहिर करके इस स्थिति में आ गए कि वहां की प्रधानमंत्री भागकर भारत में शरण लिए हुए हैं। कितना अच्छा है कितना गलत है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं वहां के लोग अपने हकों के लिए अपनी सरकार से लड़ते हैं, हक लेते हैं। हमें आज उदाहरण देखना चाहिए। मार्कनवाड़ी है गांव महाराष्ट्र का, उस गांव में वहां के लोग अपने वोट की कीमत को समझते हैं, और इसलिए अपने उस वोट को वो जानना चाहते हैं कि हमारा वोट कहां गया और असलियत क्या है, ईवीएम की असलियत क्या है, चुनाव की प्रक्रिया की असलियत क्या है और कितनी निष्पक्षता है। इसके लिए वो अपने गांव में ही एक मॉक पोलिंग कराना चाह रहे थे, नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन अब विपक्षी दल लोगों से मिल करके उनके साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनके खिलाफ, उस गांव के वासियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है 200 लोगों के खिलाफ। लेकिन वो लोकतंत्र के लिए संजीदा है, लड़ने को तैयार है। बड़ी बात। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है, ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था,
लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वोट जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है। इस तरह से तमाम जगह बात होनी चाहिए कि हमारा वोट, हमें पता होना चाहिए कि हमारा वोट कहां जा रहा है, हवा में नहीं होना चाहिए। हमसे भी हमारा वोट ये छिपा है तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या है। तो यह हक मिलना चाहिए और हमने जहां वोट डाला है वहीं गया है, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए, इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। ये सवाल तो बड़ा है, होना भी चाहिए, यहां बेईमानी नहीं होनी चाहिए, यही लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन इस देश में क्या कोई लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा है क्या? क्या लोकतंत्र के लिए कोई लड़ रहा है क्या? क्या संविधान के लिए कोई लड़ रहा है क्या? क्या अपने भारत के लिए कोई लड़ रहा है क्या? तब जब हम इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों में ढूंढते हैं तो हमें सिर्फ एक आदमी दिखाई देता है, उसका नाम है राहुल गांधी, उसका नाम है गांधी परिवार। वह गांधी नेहरू परिवार जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई में तमाम शहादतें दी, सालों साल जेल काटी और देश की आजादी के बाद इस देश को की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए इस देश में उनके दो दो प्रधानमंत्री रहे, शहीद हो गए, शहादत दी। तो आप सोचिए उस परिवार के राहुल गांधी जिन्होंने त्याग करना सिर्फ सीखा, लेना नहीं सीखा, उस परिवार के राहुल गांधी लड़ रहे हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान लाने की शुरुआत उन्हीं के परिवार के मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट से की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को एक श्रेष्ठ सभा बना करके की थी और जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ला करके उन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना करके एक दलित वर्ग को यह प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था। इसलिए उन्हें दर्द है। उन्होंने कहा था, पंडित नेहरू ने 1946 में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा के सदस्य नहीं थे, तब कहा था कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों सबके लिए एक संवैधानिक संरक्षण की जरूरत है, नहीं तो इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से आज इस देश के चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े हो, आदिवासी हो और जो है दलित हो, इन सब को संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि इनके हक ना मारे जाए। यही तो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश की सीमाओं में जिस तरह से पड़ोसी तमाम सारे देश घुसपैठ कर रहे हैं, तमाम अराजकता फैली हुई है और इस देश के अंदर आर्थिक तंत्र में आतंकवाद बन गया है, आर्थिक आतंकवाद, और फिर टैक्स का आतंकवाद बन गया है, टैक्स टेरर कह सकते हैं। तो इस तरह से और सरकारी मशीनरी टेरर के रूप में देखी जा रही है। तो इनसे तो लड़ना होगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, क्योंकि यहां की संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस बीजेपी के लोग भर दिए गए हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे दूसरे और कमीशन हो या तमाम विश्वविद्यालय हो। तो आज देखने को मिलता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस वो जाते हैं और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि न्यायपालिका आज स्वतंत्र नहीं है, वो आरएसएस चला रहा है। यह इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। और इसी तरीके से तमाम आरएसएस के कार्यक्रमों में तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जा रहे हैं। तब देश को बचाने की जरूरत पड़ती है और हालत तो यह होती है, भारत में
राष्ट्रपति रहे जो प्रणब मुखर्जी थे, वो आरएसएस मुख्यालय में चले जाते हैं। ये नया भारत है और इसीलिए उनकी बेटे और उनकी बेटी अब भाजपा के साथ। तो यह बताता है कि इस तरह से लोगों ने अपने पाले बदले। तमाम कांग्रेस में वो लोग थे जो यहां मलाई खाते थे और तमाम उन्होंने गड़बड़ियां की, धोखाधड़ी की, भ्रष्टाचार किए। आज वो भाजपा में जाकर के सुरक्षित हो गए और जो ईमानदार थे वो लड़ रहे हैं। ये उधर विपक्षी दलों से जहां एकता के लिए सोचा गया था कि इंडिया जो बनाया गया था वो इंडिया एक मजबूती से लड़ेगा और सारी चीजें करेगा, तो आज हालत क्या होती है, अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए उनको तोड़ते घूम रहे हैं। छोटी छोटी सी बातों में जैसे मियां बीवी रूठ जाते हैं, वैसे रूठने का क्रम चल रहा है और उससे देश का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में अबू आजमी, वो उन पर हमला करने लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर, और उधर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रही हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को असल में जंगल राज बना दिया है। उन्होंने जो हालत की है वो किसी से छिपी नहीं है और उस पूरे नक्सली मूवमेंट को उन्होंने कैप्चर करके और एक प्रकार से उन्होंने नक्सलवाद का वो रूप दिया है। जितने लोग मारे जाते हैं सभी कोई सवाल उठाते हैं, मारे जाते हैं, लड़कियों से रेप होते हैं, दूसरी घटनाएं होती हैं, तो उस पर वो चुप्पी साध लेती हैं। वहां उनका दोहरा नतीजा होता है। तो यह स्थितियां हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है और भारतीय जनता पार्टी की भी यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी तब तक लोगों को बेईमान और भ्रष्ट बताती है। आप अजीत पवार को देख लीजिए, भ्रष्ट बताते थे। उनका 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, उनकी पत्नी को 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में क्लीन चिट दे दी गई, और अब जो उनकी 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त थी वह पूरा आयकर विभाग ने मुक्त कर दी। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के साथ खड़े हो गए। और ये एक उदाहरण नहीं, उधर आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में था, उस पर तमाम भ्रष्टाचार की बुकलेट छापी थी भाजपा ने, और वो आज भाजपा का मुख्यमंत्री है असम का, और उसके सारे केसेस खत्म। कोई भी अब भ्रष्टाचार कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से तमाम, तो ऐसे ही अडानी के जरिए हो रहा है। अडानी असल में आपके रोजगार छीन रहा है, अडानी आपकी जमीनें छीन रहा है, अडानी आपकी किसानी छीन रहा है, अडानी आपके धन को छीन रहा है, अडानी दुनिया में भारत की बेइज्जती करा रहा है, और अडानी भ्रष्टाचार और चोरी करा रहा है। अडानी भारत के यानी आपके चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, कोई सड़कें हो, कुछ भी हो, सब पे कब्जा कर लेता है, बिजली पे कब्जा कर लेता है। और इसके बाद में वो दे क्या रहा है? उसके पोर्ट एयरपोर्ट से नशा आ रहा है, ड्रग्स आ रही जो इस देश में के युवाओं की नसों में भरी जा रही है। उन्हें नशाखोर बनाया जा रहा है, जिससे उसी के सहारे एक खराब पूरी पीढ़ी पैदा हो जाए और उस पीढ़ी के ऊपर राज किया जा सके। यह खेल किया जा रहा है। आपको भिखारी बनाया जाता है 5 किलो अनाज का, और उस 5 किलो अनाज के उसमें आप खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको बनाया गया, आपको रोजगार नहीं दिया जाएगा, रोजगार मिल ही नहीं रहा है, और जो था वो खत्म हो रहा है। सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, सब कुछ है। और फिर टैक्स, पहले जो जीएसटी मनमोहन सिंह ला रहे थे वो 12% की जीएसटी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 3% से लेकर के, या कहें 1.5% से लेकर के अब 35% करने की बात करी। तो आप सोचिए कैसे टैक्स का टेरर आप पे स्थापित किया जा रहा है। फिर आपके यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम जांच एजेंसियों के छापे पड़ेंगे, कार्रवाइयां होंगी। इसी को लेकर के राहुल गांधी विरोध करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं एक मोनोपोली बना दी गई है।
चंद पूंजीपतियों को सब सौंप दिया गया है। और जब राहुल गांधी अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो धीरे से ममता बनर्जी भाग लेती हैं। क्यों भाग लेती हैं? क्योंकि ममता बनर्जी को अडानी और अंबानी से बंगाल में लाभ मिलता है और वो उनको वहां काम देती हैं। और कोई ऐसा नहीं कि मेरिट पे दे रही, पक्षपाती पूर्ण ढंग से दिया जा रहा है, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। ये मेरिट पे दें तो कोई सवाल नहीं। और जब अडानी के खिलाफ राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते हैं तो ममता बनर्जी आउट हो जाती हैं और फिर कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी गायब हो जाती है कि नहीं, अडानी पे नहीं, जबकि सारी समस्याओं की जड़ अडानी है। अडानी के ही कारण सांप्रदायिकता की आग जलाई जाती है, क्योंकि उससे आपका ध्यान भटकाया जाए और अडानी को सब सौंप दिया जाए। अडानी ही कारण है कि तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और सब में जो ये विवाद खड़े हो रहे हैं, उनका भी कारण अडानी है। अडानी के ही कारण अब मुजफ्फरनगर की उस संपत्ति को, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे लियाकत के नाम पर मस्जिद है, उनकी अपनी संपत्ति होती थी, उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया जाता। बड़ी कीमती संपत्ति है तो उस पर कब्जा करा दिया जाए भाजपाइयों का। और इसी तरीके से चाहे संभल की मस्जिद हो, संभल की मस्जिद का ही आप देख लीजिए, 147 साल पहले उस पर मुकदमा किया था हिंदूवादियों ने और अंग्रेजी अदालत ने मेरिट पर सुनवाई के बाद में उनके मुकदमे को खारिज किया था और कहा था कि एक बिल्कुल गलत है। इसी तरह तमाम और मंदिर मस्जिदों के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इस देश को आग लगाई जा रही, तोड़ा जा रहा है। किसके लिए? अडानी के लिए। अडानी को ठेके दिलाना है, अडानी को वो करना है। बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोलता है, भारत का गृह मंत्री नहीं बोलता है, विदेश मंत्री नहीं बोल रहा है, लेकिन अमेरिका में विरोध हो रहा है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि बचाइए, जो वहां पर हिंदू हैं वो व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन करते हैं कि बचाइए हमारे लोगों को। भारत नहीं करता है, भारत तो गलबहियां डालता है। क्यों? क्योंकि अडानी का ठेका है बिजली का और तमाम ठेके हैं तो रद्द हो जाएंगे। इसी तरीके से श्रीलंका, इसी तरीके से दूसरी और जगह। तो अडानी को बचाने के लिए मोदी हिंदुओं को भी मरवाते हैं और अडानी को लाभ देने के लिए अरब देशों के शेखों से जाके गले पड़ते हैं। तो इससे आप जानिए, इसलिए अडानी जरूरी। और भारत में मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, सब कुछ नफरत फैलाई जा रही है, छोटे मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अडानी को लाभ देना है। तो यह चोर बाजारी चल रही। इसी के खिलाफ राहुल गांधी लड़ते हैं तो तमाम वो दल, शरद पवार का ही खेल देख लीजिए। शरद पवार ने धीरे से अपने भतीजे को भाजपा के साथ खड़ा करके सारा क्लीन चिट ले ली और वो पैसा किसका है? सारा शरद पवार का है। तो सारा पैसा बच गया, सारा वो बच गया और एक प्रकार से भतीजा सत्ते में है तो सब कुछ मिल जाएगा जो जैसे चाहते हैं, बाकी चीजें तो शरद पवार ऐश कर रहे हैं। लेकिन असली लड़ाई लड़ कौन रहा है? जब हम बात करते हैं तो एक ही आदमी दिखता है, उसका नाम है राहुल गांधी, गांधी परिवार। कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी से इत्तेफाक नहीं रखते और इसलिए राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस से भी लड़ना पड़ रहा है। वो अकेला शख्स लड़ रहा है इस देश की तानाशाह सरकार से, लोकतंत्र बचाने को, संविधान बचाने को, आम आदमी के हकों के लिए, और इस देश में आर्थिक जो पूंजीवाद को बढ़ाया जा रहा है उससे भी लड़ रहा है। और उसके खिलाफ देश के सारे बड़े कारपोरेट हैं, उसके खिलाफ तमाम सारे पूंजीवादियों के समर्थक हैं और उसके खिलाफ ये तानाशाही वाले, अधिनायकशाही वाले लोग भी हैं। और वह लोग भी हैं जो छोटे छोटे जगह पे स्थापित हैं, कोई क्षेत्रीय दल है, कोई है, वो भी राहुल गांधी पर ही हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अडानी अंबानी से न लड़े। और आपने देख लिया था कि कौन अंबानी की शादी में गया था, उससे आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है, कौन किसका है, कौन आपका है, कौन अडानी अंबानी का है।